तो हेलो डियर, जितने भी हमारे एएनएम के कैंडिडेट हैं आप लोग, आप डेली 30 क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शन बनते हैं उस ऑप्शन के बारे में जानिए। सर्च कर करके कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो देख लिए। वीडियो देखने के बाद एक बार स्टार्ट से कीजिए और सबके ऑप्शन के बारे में जाकर देखिए। तो ये करने से आपके नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और यह हेल्प करेगा एग्जाम में सोचने में। ठीक है, बाकी आज मैं यह नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष आ चुका हूं। पढ़िए, समझिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कारण क्या होता है। जो कोरोनरी आर्टरी, जिसे हम लोग CAD बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि एक आपका हृदय से संबंधित रोग होता है। कोरोनरी, जो कि आप लोग जानते हैं, जो धमनी का एक रोग होता है। ठीक है ना। तो यह रोग जो है मेन कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इस्केमिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या विटामिन C की कमी, या प्रोटीन डिफिशियंसी। 30 क्वेश्चन लाए हैं। 30 क्वेश्चन में से आप एक अच्छे स्टूडेंट तभी कहे जाएंगे जब आप 20 से 25 के बीच में आप सही करती हैं। ठीक है, 20 से 25 के बीच में आप सही कर रही हैं, कंटिन्यू जो मैं वीडियो दे रहा हूँ कंटिन्यू आप इतना सही कर रही हैं, मतलब आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और आपके जॉब में, कंपटीशन में अच्छे होने के बहुत ज़्यादा आसार रहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। तो यह आपके हृदय से जुड़ी हुई एक रोग है जिसमें आपको हृदय में पर्याप्त रक्त जो है क्या होता है, रक्त की कमी होती है। ठीक है ना, रक्त की कमी होती है, जिसके कारण होता यह है, अब मैं बता दूं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है तो ये होगा नहीं। विटामिन C की कमी, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन की कमी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हार्ट से जुड़ा हुआ ये प्रॉब्लम है। तो हार्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पे ए है, मायोकार्डियल इस्केमिया। इस्केमिया का मतलब होता है रक्त के प्रवाह में कमी। ठीक है, और मायोकार्डियल होता है हार्ट के मध्यम लेयर, मध्यम परत। हार्ट के मध्यम परत में ब्लड की कमी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का मेन कारण हो सकता है। तो अपना ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, निम्न में से हाइपरटेंशन का मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या है। कहने का मतलब है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हाइपरटेंशन होता है, रक्तचाप, इनमें से रक्तचाप का सबसे बड़ा कारण क्या है। एज, फैमिली हिस्ट्री, सेक्स या स्मोकिंग। तो आप खुद बताइए कि इनमें से हाइपरटेंशन का मॉडिफाई रिस्क फैक्टर क्या जो है हो सकता है। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या होगा, क्या एज होगा, क्या फैमिली हिस्ट्री होगा, क्या सेक्स होगा यानी लिंग, या स्मोकिंग होगा। तो आपको पता है धूम्रपान काफ़ी खराब होता है ये आपके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे, निम्न में से कौन सी फाइंडिंग्स मॉडरेट हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। इसका कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा फाइंड है, कौन सा ऐसे अनुमान है जो मध्यम हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, 140/90 mm/Hg, इतना या इतना से जहां आपके ज़्यादा होते हैं वो हाइपरटेंशन में आते हैं। बट हाइपरटेंशन कहने का मतलब होता है, तो इतना तो आने के बाद हाइपरटेंशन हो जाता है, बट एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बढ़ता घटता भी रहता है। जैसे जैसे मैं बता दूं कि 200 से कम जो भी रहता है, 200 से कम जो भी रहता है वह मॉडरेट में आता है। अगर किसी का एज ज़्यादा है, ओल्ड एज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन से है, तो उसको अगर हाइपरटेंशन 200 से कम में है तो मॉडरेट टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ 200 से ज़्यादा होता है तो वह सीवियर में आ जाता है, गंभीर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर कोई एडल्ट है और उसका हमेशा जो है बीपी मापने पर 140 और 90 से ज़्यादा रह रहा है, 10/5 ज़्यादा रह रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें जो है हाइपरटेंशन है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होता है। बाकी हम लोग क्या मानते हैं, सिस्टोलिक इतना, ठीक है, डायसिस्टोलिक इतना, तो क्या यह मॉडरेट होगा। तो 140 या इससे यह लिमिटेशन होता है, यह एक सीमा वाला होता है। 150 भी होगा और 90 होगा, 160 भी होगा, 90 होगा, तो ये सब एक लिमिट सीमा वाला होता है। ये देखा जाता है एज के हिसाब से कि व्यक्ति कितना एज का है। अगर ये चीज़ें, अगर 140/90
145/90 या 150/90 एक एडल्ट में दिख रहा है, मतलब उसको आपको हाइपरटेंशन है। लेकिन यही चीज़ें अगर एक 60 वर्ष के व्यक्ति में देखा जाए तो 140/90 कोई ज़्यादा खास नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एज पे डिपेंड करता है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये है 190 ऑफ Hg डायसिस्टोलिक ऑफ इतना, 220 ऑफ Hg डायसिस्टोलिक एंड इतना। तो जो मॉडरेट वाला होता है ना 170 के आसपास सिस्टोलिक ऊपर वाला, और 106 यानी हम 100 कहते हैं, ठीक है। 106 मतलब यहाँ पे 100 दिया है तो वही होगा, समझ गए चीज़ों को। तो ये जो होता है यह आपके मॉडरेट मध्यम जो है इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही 190 से ऊपर होता है चीज़ें, ठीक है, तो यह आपके सीवियर में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकदम थ्योरिकल समझने वाला चीज़ें जो है मैं आपको देता हूं ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट है एमनेसिया से आप क्या समझते हैं। एमनेसिया यह आपका साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एमनेसिया स्टिमुलस को गलत पहचानना, यानी वस्तु को गलत पहचान करना, मेमोरी में कमी आना यानी स्मृति में कमी आना, अपने समान लक्षणों को पहचानने की क्षमता यानी अपने इंसाइट में कमी आना, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी वस्तु या व्यक्ति के होने का आभास होना, ठीक है। तो ये क्या चारों में क्या होगा, तो मैं बता दूं एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी का लॉस होना, ठीक है, मेमोरी का कमना, मेमोरी हरास। तो ऑप्शन नंबर अपना बी होगा, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। लेकिन मैं बता दूं आपको दो यहाँ पे मैं टास्क दे रहा हूँ। आप बताइए स्टिमुलस को गलत पहचानना इसे हम लोग क्या कहते हैं साइकोलॉजी भाषा में, और किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का गलत आभास होना, गलत जो है यहाँ पे जो है वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी वहाँ पे होने का आभास होना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं साइकोलॉजी में, आप लोग बताइए दोनों के बारे में, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है रम फिट्स क्या होते हैं। रम फिट्स क्या होते हैं बताना है। क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव सीजर होते हैं, क्या यह एल्कोहलिक सीजर होते हैं, या क्रॉनिक सीजर होते हैं, या विटामिन सी की कमी से सीजर होते हैं। रम फिट्स होते क्या हैं, तो आप लोग अक्सर सुने होइएगा रम फिट्स जो होता है। रम मतलब क्या होता है, रम मतलब नशीले पदार्थ यानी मादक पदार्थों का सेवन, रम जिसे हम लोग दारू शराब बोलते हैं, तो रम उसी को हम लोग बोलते हैं। और फिट्स मतलब होता है दौरा, ठीक है, रम फिट्स। तो रम फिट्स जो है वह एल्कोहलिक सीजर से संबंधित है। अब एल्कोहलिक सीजर कब होता है, दौरा कब पड़ता है, तो कोई व्यक्ति को बहुत आदत है एल्कोहल लेने का, एल्कोहल का सेवन का रेगुलर सेवन करता है, लेकिन अगर उसे कुछ दिनों तक 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल एल्कोहल बंद कर दिया जाए या ना मिले तो उसको जो है यह दौरा पड़ने लगता है, जिसे हम लोग रम फिट्स या एल्कोहलिक सीजर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ईसीटी जो होता है यह कितने समय के लिए दी जाती है, कितने समय, 0.6 समय या 6 सेकेंड या 20 सेकेंड या 60 सेकेंड। तो आपको बताना है ईसीटी में, ईसीटी का जो झटका होता है जो इलेक्ट्रोड के सहायता से टेम्पोरल लोब पर, ब्रेन पर, जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के शिकार होता है, मानसिक रोग का, तो उसको ईसीटी का झटका दिया जाता है। यह एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल जो है इक्विपमेंट होता है जो व्यक्ति को शॉक लगता है, झटका देता है, ठीक है। और वह झटका कितने समय के लिए दिया जाता है ईसीटी के माध्यम से, तो 0.6 सेकेंड, ठीक है, 0.6 सेकेंड। आप ये चीज़ें कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 0.6 सेकेंड ना दे तो आप ये भी देख सकते हैं 0.1 से लेकर, ठीक है, 0.1 से लेकर 1 सेकेंड तक, ठीक है, इसी के अंदर तो ये 0.6 आ जाएगा। तो अगर ये न देकर ये दे दे तो यही सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 7वां है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ भी आयरन का स्रोत लेते हैं तो हमारे बॉडी में आयरन का सर्वाधिक जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण कहाँ पे होता है, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी आंत में, बड़ी आंत में,
अमाशय में या अग्नाशय में? कहाँ पे होता है? तो मैं बता दूं, बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण जो होता है, वह कहाँ पे होता है? वह आपके जो है यहाँ नहीं होकर, यहाँ नहीं होकर, यहाँ नहीं होकर, छोटी आंत में। छोटी आंत के जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है, ग्रहणी वाला, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ओके। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन के बारे में सत्य वाक्य क्या है? विटामिन के बारे में क्या सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ही सही होगा या तो सब सही होगा। देख लीजिए। एक खाद्य पदार्थ विभिन्न एक्टिविटीज के संपादन हेतु एनर्जी प्रदान करता है। क्या विटामिन कभी भी आपको एनर्जी देता है? नहीं देता है, गलत हो गया। ये टूटे फूटे ऊतकों की रिपेयरिंग का कार्य करता है। क्या यह हमारे बॉडी में जो ऊतक टूटे फूटे होते हैं उनको रिपेयरिंग करता है? कभी नहीं करता है, गलत। यह मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक कार्य करता है। क्या विटामिन आपके बॉडी में रक्षात्मक कार्य करता है? तो बिल्कुल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह इनमें से कोई नहीं, तो जब ये हो गया सही तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से समझने वाला अगर प्रश्न पढ़िएगा तो आपका थ्योरी भी सही होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक वजन यानी ओवरवेट होने लोगों की बीएमआई के बारे में सही क्या है? मान गए कोई व्यक्ति है, उसका ओवरवेट है, यानी जितना वेट नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, उसी को ओवरवेट बोलते हैं। तो ओवरवेट वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है बीएमआई के बारे में, यानी बीएमआई का क्या परिभाषा है? ठीक है, एक ओवरवेट व्यक्ति के लिए इनकी बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होती है। ठीक है ना, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दो नहीं समझिए, इसको स्क्वायर समझिएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर समझिएगा, टाइपिंग में ये होता है ऐसे। तो क्या 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक होती है तो वह ओवरवेट होगा, या इतना से इतना मीटर के बीच होगा तो वह ओवरवेट होगा, या फिर इनकी बीएमआई इतना से कम होगी तो वह ओवरवेट होगा, या इनकी बीएमआई 0 होगी तो वह ओवरवेट होगा। ठीक है, तो माय डियर मैं बता दूं कि अगर बीएमआई इतना से इतना के बीच है तो वह नॉर्मल माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉर्मल माना जाता है। समझ गए चीज़ों को। लेकिन जहां आपका बीएमआई 25 से ऊपर चला जाता है तो आप जो है ओवरवेट के श्रेणी में यानी अधिक वजन के श्रेणी में आते हैं। समझ गए चीज़ों को। और आप चाहते हैं कि आपका बीएमआई कितना है तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। समझ गए। आप एज हाइट डालिएगा, बहुत सारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, हाइट और वेट डालिएगा तो निकल जाता है। ठीक है ना, कैलकुलेट करके बता देगा। बाकी समझ लीजिए, मैं बता दूं कि बीएमआई का आपसे ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मात्रक ही दिया है। मात्रक क्या होता है बीएमआई का? केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका जो है यूनिट होता है। तो मान के बीएमआई पर ये डायरेक्ट ये पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है, निम्न में से पशुजन्य खाद्य पदार्थ है, यानी पशु से मिलने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? अनाज, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, इनमें से कौन पशुजन्य खाद्य पदार्थ है? तो आपको ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अनाज हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब खेत में उपजते हैं। बट मिल्क जो है डायरेक्टली आपको पशु से मिलता है, चाहे वो गाय हो या फिर भैंस हो। समझ गए। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? माय डियर ऑप्शन देखिए और बताइए। 1961 में एमडीएम जो प्रोग्राम है कब शुरू हुआ? 1961 में, 1985 में, 1975 में, या 1992 में? तो माय डियर मैं बता दूं, मिड डे मील प्रोग्राम जो है अगर ऑप्शन में 1995 देगा तो यह 61 नहीं देगा। समझ गए। अगर ऑप्शन में 1995 देगा तो यह ऑप्शन नहीं देगा, तो यह ऑप्शन नहीं देगा तो आपका 1995 सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1995 नहीं दिया और 1961 दिया है तो आप 1961 को मारेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है इसको नए 1961 को ही मॉडिफाई करके 1995 में जो है इसे लाया गया। बाकी इसमें अगर 1961 है तो राइट आंसर इसका 1961 ही होगा। ओके, आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आप आकलन करते हैं। ठीक है, समानता निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है ना, कहने का अर्थ यह है कि एक बच्चा 6 महीने का बच्चा है, शिशु है। ठीक है,
अब उस 6 महीने के बच्चे में आप विकास देखते हैं, आप आकलन कर रहे हैं विकास का कि बच्चा 6 महीने में क्या कर सकता है, 8 महीने में क्या कर सकता है, साल भर में क्या कर सकता है, उसके आगे क्या कर सकता है। तो यही वृद्धि विकास जो होता है आप उसमें देखते हैं कि कब क्या विकास हो रहा है। तो हमको ये बताना है कि 6 महीने में इन चारों ऑप्शन में वह क्या कर सकता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं उसके विकास के रूप में, ठीक है ना। तो बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, क्या बच्चा जो है छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे, 6 महीने में वाक्य बोलने लगेगा, गलत है। बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, क्या एक 6 महीने के बच्चे खुद से चम्मच से भोजन करता है या कर सकता है, नहीं कर सकता है, गलत। बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है, क्या एक 6 महीने के बच्चे खुद से उठकर खड़ा हो जाता है, कभी नहीं, गलत। बच कौन गया, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, ये सही है। जब बच्चा 6 महीने 8 महीने के हो जाता है तो देखते होइएगा बच्चा खुद से जो है सोए रहेगा और लेटे लेटे जो है इधर उधर करके खुद से बैठ जाता है, बैठने का प्रयास करने लगता है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थियोरिकल प्रश्न पढ़ा जाता है। 13 है, जब कंगारू केयर यानी केएमसी प्रदान की जाती है तो कम से कम कितने समय तक प्रदान की जानी चाहिए। तो मैं बता दूं केएमसी कितने समय के लिए कम से कम दी जानी चाहिए, यही पूछ रहा है। कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटा, कम से कम 6 घंटा। तो माय डियर मैं बता दूं ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इनमें से सही बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कम से कम 6 घंटे होगा, ओके। बट मैं बता दूं कि अगर आपके आंसर ऑप्शन में अगर कम से कम 8 घंटे रहता है तो आप 8 घंटे को मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में 8 घंटे नहीं है, 6 घंटे है, इसलिए हम 8 घंटे के अप्रोक्स 6 घंटे मार देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कम से कम 8 घंटा ऑप्शन में रहेगा तो आप 8 को मारेंगे, ओके। चलिए आगे है 14, लेबर रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। माय डियर आपको बताना है कि लेबर रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होना चाहिए। 20 से 24 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में बताना है। 26 से 28 सेंटीग्रेड, 28 से 30 सेंटीग्रेड या 34 से 37 सेंटीग्रेड, कितना होना चाहिए। आपको एक कमेंट करके आपको खुद से बताना है, क्योंकि ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मूत्र त्याग के दौरान होने वाले मूत्र त्याग के दौरान दर्द होने के लिए कौन से टर्म का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई मूत्र त्यागे और मूत्र त्यागने में कठिनाई हो, दर्द हो, तो उसे क्या कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, डायसूरिया कहते हैं या एनुरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मूत्र त्याग के दौरान अगर दर्द होता है तो इसका राइट आंसर डायसूरिया होगा। डायसूरिया को डिफिकल्ट इन यूरिनेशन यानी यूरिन में कठिनाई या दर्द को बोलते हैं, ओके। सही आंसर सी है। लेकिन समझने के लिए समझिए, एनुरिया को बोलते हैं अब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है ना, अब्सेंस ऑफ यूरिन यानी यूरिन मूत्र का अनुपस्थित होना, ओके। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को बोलते हैं बार बार जो है यूरिन होना, ठीक है ना, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो आपका ये मैंने बता दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग लॉस क्या कहलाता है। किसी का उम्र बढ़ रहा है, ठीक है ना, उम्र बढ़ रहा है और उम्र बढ़ने के कारण अगर उसका हियरिंग लॉस हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं। लेबरिंथाइटिस कहते हैं, ठीक है, लेबरिंथाइटिस कहते हैं या मेनियर्स रोग कहते हैं या ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं या फिर प्रेसबाइसाइसिस कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सब के सब जो है कान का ही रोग है, ठीक है ना, कान का ही रोग है। बट उम्र बढ़ने के कारण जो हियरिंग लॉस होता है उसका हम लोग जो है बोलते हैं प्रेसबाइसाइसिस। क्या वो चीज़, प्रेसबाइसाइसिस, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, ओके। आगे बढ़ता हूँ। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन है, जानबूझ के हम बड़े बड़े ऑप्शन वाले, अच्छे ऑप्शन वाले क्वेश्चन लाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। एक घाव की पट्टी करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मान गए आप किसी घाव का पट्टी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए या नहीं।
तो एक घाव के पट्टी करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? क्या स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए? क्या बिल्कुल जो है बीज संक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए? तो करना चाहिए, सही बात है। पट्टी की चौड़ाई तथा लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप ड्रेसिंग रूल्स ऑफ बैंडेजिंग पढ़े होंगे तो आपको पता है कि पर्याप्त रूप से चौड़ाई और लंबाई की पट्टी होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। पट्टी बांधते समय एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। जब हम घाव का पट्टी करते हैं तो उसके साफ सफाई के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेते हैं ना, चाहे आप जो भी लीजिए, बेटाडीन लीजिए या फिर आप बहुत सारे सॉल्यूशन आता है, जो भी आप लीजिए, लेते हैं ना, तो बात सही है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शॉक के कंडीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना लाभदायक होता है? समझ गए? कहने का मतलब है कि एक पेशेंट है, पेशेंट को सदमा लगा है, शॉक लगा है, आघात लगा है, तो उसको हम कौन सा जो है पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? क्या फाउलर पोजीशन देंगे, टेंडल वर्क पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे या लिथोटोमी पोजीशन देंगे? लिथोटोमी पोजीशन होता है महिलाओं के जननांगों के परीक्षण वगैरह के लिए, ठीक है। सुपाइन पोजीशन सीधा लेटा हुआ परीक्षण होता है, चीज़ें होता है, ठीक है ना। फाउलर पोजीशन होता है जिसको श्वसन कष्ट में प्रॉब्लम हो, हार्ट वाला मरीज हो, उसको फाउलर पोजीशन दिया जाता है। टेंडल वर्क पोजीशन जो है आघात वगैरह से बचाने के लिए दिया, ये अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? यानी मनुष्य के, यानी मानव के जो दूध होता है, या सीधा कहा जाए कि महिला का जो दूध होता है, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgG, IgM, IgE या IgA, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है अपना होगा यहाँ पे 19 का ऑप्शन डी, IgA, ठीक है ना। IgA इसका राइट होगा। आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है माय डियर, 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लोकल एनेस्थेसिया को इस नाम से भी जाना जाता है। लोकल एनेस्थेसिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकल एनेस्थेसिया को जनरल एनेस्थेसिया, इंट्रावेनस एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, इनहेलेशन एनेस्थेसिया, किस नाम से जानते हैं? तो लोकल एनेस्थेसिया को हम लोग जनरल एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं। इनहेल एनेस्थेसिया वो होता है जिसमें सुंघाकर व्यक्ति को बेहोशी किया जाता है। रीजनल एनेस्थेसिया जो है आपको पता है, कमेंट करके बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिलरोथ 1 प्रक्रिया, बिलरोथ 1 जो प्रोसीजर होता है किस डिजीज के मैनेजमेंट हेतु उपयोग में ली जाती है? तो मैंने ये भी थ्योरी में पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 दोनों प्रोसीजर जो होता है यह किस में उपयोग की जाती है। चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है तो किस में उपयोग में लाते हैं? पेप्टिक अल्सर में, ट्यूबरक्लोसिस में, या GERD जिसे हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, या फिर लंग कैंसर में किस में उपयोग करते हैं? तो बिलरोथ 1 या 2 जो होता है यह पेप्टिक अल्सर में उपयोग किए जाते हैं। अब पेप्टिक अल्सर के कितने प्रकार होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, कॉमन बाइल डक्ट यानी एक समान पित्त का नली है, उसमें स्टोन मौजूद है, लेकिन उस स्टोन को कुचलना या क्रश करके बाहर निकालना क्या कहलाता है? मान गए पित्त के नली में स्टोन है, लेकिन उस स्टोन को क्रश करके कुचल कर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? कोलिसाइस्टाइटिस कहते हैं, कोलीलिथियासिस कहते हैं, या कोलीलिथोट्रेप्सी कहते हैं, या कोलीसिस्टेक्टोमी कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ। पित्त के नली में अगर स्टोन है तो उसे हम लोग, समझिए, पित्त के नली में अगर स्टोन है तो उसे हम लोग कोलिडोकोलीलिथियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिडोकोलीलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रिप्सी है, तो ये ट्रिप्सी को ही हम लोग जो है क्रश, ठीक है ना, कुचलने को, तोड़ने को ट्रिप्सी बोलते हैं। तो कोलिथोट्रिप्सी जो होगा यही, इसी के द्वारा हम लोग स्टोन को क्रश करके निकालते हैं। ओके, 23 है, यहाँ पे देख लीजिए, यूटेराइन फाइब्राइड के संबंध में क्या सही है?
यूटेराइन जो फाइब्राइड होता है, जो यूट्रस में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, फाइबर का जमाव हो जाता है, तो उससे हम लोग जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बताना है। अधिकांश केसेज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अधिकांश केसेज में मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट रहता है, अधिकांश केसेज में डेथ निश्चित हो जाती है। तो जो यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाता है तो उसमें क्या होता है, सही बताना है। देखिए, सबसे पहले अधिकांश केस में डेथ, यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने से डेथ नहीं होता है, तो गलत। अधिकांश केसेज में मासिक स्राव अनुपस्थित रहता है, तो ये भी गलत है, मासिक स्राव होता भी है। अधिकांश केसेज में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब अधिकांश केसेज में लक्षण जो है नहीं दिखाई पड़ते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड में। तो आपका ऑप्शन यही सही होगा, समझ गए। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं में यूटेराइन फाइब्रॉइड रहते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है कि हमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और यही फाइब्रॉइड अगर आपको बड़ा रूप ले लेता है तो समस्या पैदा करता है, समझ गए। आगे है 24 है, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर न तो घटता है और नहीं बढ़ता है, या कुछ महिलाओं में बढ़ जाता है और कुछ में घट जाता है। राइट आंसर क्या होगा? कॉमन सी बातें हैं कि एक महिला में प्रेगनेंस जो होता है, तो प्रेगनेंस के दौरान जो है उसके यूट्रस गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो मैं बता दूं लगभग 60 से 80 जो ग्राम होता है यूट्रस जो रहता है नॉर्मल वजन में, यह लगभग जो है कई गुना प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का है, देख लीजिए, प्लेसेंटा प्रेविया का अर्थ क्या होता है। प्लेसेंटा प्रेविया का अर्थ बताना है, अपरा सम्मुख, अपरा सम्मुख, ठीक है, हिंदी में। प्लेसेंटा प्रेविया, आप जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता है कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले अत्यधिक वोमिटिंग जो कि महिला के स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो क्या ये प्लेसेंटा प्रेविया होता है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग होता है? क्या ये है वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में यानी गर्भाशय के निचले क्षेत्र में आरोपित हो जाता है? क्या ये सही है? या प्लेसेंटा समय से पहले जो है बाहर अलग हो जाता है? क्या ये सही है? या वो स्थिति जिसमें निषेचित अंडा यूटेराइन कैविटी गर्भाशय गुहा के अलावा किसी अन्य स्थान पर आरोपित हो जाता है? आपको इसमें से चारों में से क्या लग रहा है, क्या होगा? तो जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता है कि प्लेसेंटा प्रेविया वह होता है, जैसे यह यूट्रस है, ठीक है, यह यूट्रस है, तो चूंकि प्लेसेंटा या तो ऊपरी वाले एरिया में किसी भी क्षेत्र में आरोपित होना चाहिए नॉर्मल तौर पे, लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया में होता यह है कि जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के निचले वाले एरिया में आरोपित हो जाता है, जिससे होता यह है कि यह सर्विक्स ग्रीवा को ढक देता है, ठीक है ना, इंटरनल ओएस को ढक देता है। तो यही अपना ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आरोपित हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर क्या होता है? रुका हुआ प्रसव, यानी बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा है। तो इसमें से कौन कारण नहीं है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर जिम्मेदार नहीं होता है? बड़े आकार का फीटस, पेल्विक का नैरो होना, चेहरा का गर्भ प्रस्तुति और एंटीवर्टेड यूट्रस। तो मैं बता दूं जो राइट आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का कारण नहीं है, यानी रुका हुआ प्रसव का कारण नहीं है, ठीक है ना। रुका हुआ प्रसव का मतलब है कि बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, इसका कारण कौन नहीं है? तो मैं बता दूं कि बड़े आकार का फीटस, यानी जो बच्चा है जो गर्भ में, उसका आकार सामान्य से बड़ा है, तो सामान्य से बड़ा होगा तो बाहर आने में दिक्कत देगा ही, वह जल्दी बाहर नहीं आएगा, और जल्दी बाहर नहीं आएगा मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, ठीक है। पेल्विक का नैरो होना, अब जो श्रोणि होता है अगर वह नैरो हो जाएगा तो दिक्कत देगा ही, जल्दी वह खुलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, तो बच्चा बाहर आएगा ही नहीं आएगा। चेहरा गर्भ प्रस्तुति, यानी जो प्रेजेंटेशन होगा सबसे पहले निकलने का बच्चा का फेस प्रेजेंटेशन, तो यह भी नॉर्मल ही होता है। तो यह जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का कारण जो है आपको बन सकता है, क्योंकि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सिर का भाग ऊपर वाला, ठीक है ना, तो ये जो है कारण बन सकता है। लेकिन जो एंटीवर्टेड यूट्रस होता है यह ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का कारण नहीं होता है, क्योंकि एंटीवर्टेड लेबर में जो यूट्रस ऊपर की तरफ पेट की तरफ होना चाहिए वह मलाशय की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। लेकिन यह जो ज़्यादा दिक्कत देता नहीं है, ये आपके
होना कोई बड़ी बात नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूतिका अवस्था के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली एडवाइस में शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि है, नहीं है पूछ रहा है। तो सूतिका अवस्था जिसे प्यूरिपेनियम कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद का समय होता है, तो इसमें महिलाओं को क्या एडवाइस जो है नहीं दे सकते हैं, एडवाइस में शामिल नहीं है। पर्याप्त आराम की सलाह, यह एडवाइस है। शुरुआती 6 महीने तक नवजात को केवल स्वयं का दूध पिलाने का सलाह, ये भी एडवाइस में है। जो सही होगा वो एडवाइस में होगा ही होगा। ठीक है। प्रसव पश्चात व्यायाम के प्रसव के बाद, बच्चे के जन्म के बाद व्यायाम के संबंध में सलाह, ये भी है, सलाह देंगे। अपने नियोनेंटल को 4 सप्ताह के इंटरवल पर, अंतराल पर टिटनस टॉक्साइड की 2 वैक्सीन लगाना। क्या प्रत्येक 4 सप्ताह पर 2 टीटी का टीका लगता है बच्चे में? क्या ये सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेग्नेंट वोमेन में यूज ली जाने वाली एंटी हाइपरटेंसिव दवा कौन सी है? मतलब एक गर्भवती महिला में यूज में, उपयोग में ली जाने वाली एंटी हाइपरटेंसिव यानी समझ रहे हैं, रक्तचाप रोधी दवा कौन सी है प्रेग्नेंट वोमेन के लिए? समझ गए। मैग्नीशियम सल्फेट, तो सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट, तो यह जो है एंटी हाइपरटेंसिव में आएगा नहीं। लैसिक्स आता है, बट लैसिक्स आप लोग जानते हैं कि यह आपका फुरसामाइड ग्रुप का दवा है, लेकिन इसके देने से बीपी कमता है, ये बात तो सही है, बट यह आपको जो है एंटी हाइपरटेंसिव में आएगा नहीं, क्योंकि यह फुरसामाइड ड्रग है। ओके। नेफिडेफिन, हाँ नेफिडेफिन आपका सही है। नेफिडेफिन जो है यह आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो आप एक महिला को दे सकते हैं, गर्भवती महिला को। ठीक है। पेथिडाइन, और यह पेथिडाइन जो दवा है यह एक अपवाइड दवा है, दर्द निरोधक दवा है, दर्द को कम करता है। समझ गए चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन है, NHFS का फुल फॉर्म क्या है? NHFS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नियोनेंटल एंड फीटल हेल्थ सर्वे, नेशनल फूड एंड हेल्थ सर्वे, नेशनल फूल हेल्थ सर्वे। क्या है इसका राइट आंसर? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पायरोसिस से आप क्या समझते हैं? पायरोसिस, पायरिया नहीं, पायरोसिस, पायरिया तो दांत से संबंधित है। पायरोसिस क्या होता है? वोमिटिंग के साथ ब्लड आना, क्या ये पायरोसिस होता है? ईसोफेगस यानी आहार नाल में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होना, लार का अधिक स्राव होना, इनडाइजेशन के कारण एपिगैस्ट्रिक एरिया में डिस्कम्फर्टेम यानी आराम और आरामदायक महसूस होना, क्या होता है? तो देखिए, पायरोसिस बेसिकली यह हार्ट बर्न की स्थिति होती है, जिसमें आपके इसोफेगस से लेकर हार्ट का एरिया में आपको जलन सा होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसे पायरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। ओके। जबकि वोमिटिंग के साथ अगर ब्लड आता है तो उसे हेमोटेमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोटेमेसिस कहते हैं, आपको पता है। इनडाइजेशन के कारण एपिगैस्ट्रिक एरिया में अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो उससे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज आप सभी को कुल मिला के देखा जाए तो 30 क्वेश्चन बड़े ही आराम से मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। अब थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा तो निश्चित है कि आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन भी बड़े होते हैं, क्वेश्चन भी बड़े होते हैं, तो ऑप्शन भी समझाना, क्वेश्चन भी समझाना, तो इसलिए थोड़ा समय आपको देना ही पड़ेगा अगर चीज़ों को समझना है तो। नहीं तो सीधा समझते हैं एक लाइन क्वेश्चन और एक यहाँ पे ऑप्शन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऑप्शन, और डायरेक्ट चारों में से कोई एक धराधर बता दे जो सही है, तो फिर वैसे तो आपको 20 मिनट में ये चीज़ें हो जाएगा। लेकिन अच्छे से समझना चाहते हैं तो थियोरिकल क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ओके, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।